नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, 23 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। किस देश ने फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम यानी FOBS का उपयोग करके हाइपरसोनिक हथियार परीक्षण करने की सूचना दी है? ऑप्शंस हैं USA, रूस, चीन, इजराइल। सही उत्तर है सी, चीन। किस देश ने फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम का उपयोग करके हाइपरसोनिक हथियार परीक्षण करने की सूचना दी है? इसका सही उत्तर है सी, चीन। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन की सेना ने हाल ही में 2 हाइपरसोनिक हथियारों का परीक्षण किया। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन को लॉन्च करने के लिए चीन ने सबसे पहले फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम का उपयोग करते हुए एक रॉकेट का परीक्षण किया। चीन के द्वारा अगस्त में दूसरा हाइपरसोनिक परीक्षण भी किए जाने की जानकारी मिली है। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने अंतरिक्ष यान की पुनः प्रयोज्य की तकनीक को सत्यापित करने के लिए परीक्षण को नियमित अंतरिक्ष यान परीक्षण के रूप में उद्धृत किया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आयुर्वेदिक पौधों के लिए समर्पित वन आयुष वन का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, पंजाब, चंडीगढ़। इसका सही उत्तर है बी, गुजरात। फ्रेंड्स, आयुर्वेदिक पौधों के लिए समर्पित वन आयुष वन का उद्घाटन हाल ही में गुजरात राज्य में किया गया है। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री और आयुष सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के गांधीनगर में यानी कि गांधी धाम में आयुर्वेदिक पौधों के लिए समर्पित वन आयुष वन का उद्घाटन किया। आयुष वन दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट यानी कि DPT द्वारा आवंटित 30 एकड़ भूमि में स्थापित किया गया था। शहरी क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने और कच्छ क्षेत्र में वृक्षारोपण का घनत्व बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण को प्रमोट किया जा रहा है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि आज के समय में वनोन्मूलन की समस्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जिसकी वजह से पर्यावरण संबंधी बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ रहा है। इन सारे लिहाज से देखा जाए तो ये एक अच्छी पहल कही जा सकती है। तीसरा प्रश्न है, तलपियट कब्रिस्तान जो हाल ही में खबरों में रहा, ये कौन से देश में स्थित है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है हमारे रूस, इजराइल, इटली, USA। सही उत्तर है बी, इजराइल। तलपियट कब्रिस्तान इजराइल में स्थित है। तलपियट कब्रिस्तान हाल ही में खबरों में देखा गया है क्योंकि विदेश मंत्री S जयशंकर ने यहाँ का दौरा किया था जब इन्होंने इजराइल की अपनी 5 दिवसीय यात्रा शुरू की थी। अब मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि ये जो तलपियट कब्रिस्तान है, ये उन भारतीय सैनिकों का कब्रिस्तान है जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस क्षेत्र में अपने प्राणों की आहुति दी थी, और ये यरूशलेम के तलपियट में स्थित है। लगभग 900 भारतीय सैनिकों को यरूशलेम, रामले और हाइफा में पूरे इजराइल के कब्रिस्तानों में दफनाया गया है। साथ ही साथ भारतीय सेना हर साल 23 सितंबर को 3 बहादुर भारतीय कैवेलरी रेजिमेंट को सम्मान देने के लिए हाइफा दिवस के रूप में मनाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के निर्माण के लिए कौन सी फर्म सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभरी है? ऑप्शंस हैं टाटा प्रोजेक्ट्स, NCC लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, GMR इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका सही उत्तर है सी, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। देखिए, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के निर्माण के लिए लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड कंपनी सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बन गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत, अब ये सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना क्या है? आप जानते हैं सेंट्रल विस्टा में केंद्रीय
सचिवालय के भवनों का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि संसद भवन का निर्माण जो है वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कर रही है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनी है वो है लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। इसने लगभग 3,141 करोड़ के रुपए की बोली लगाई। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर जो आईसीसी एलीट पैनल मैच रेफरी भी है को मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस है हरभजन सिंह, जवागल श्रीनाथ, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण। सही उत्तर है बी, जवागल श्रीनाथ। जवागल श्रीनाथ को, जो कि आईसीसी एलीट पैनल मैच रेफरी भी हैं, इनको मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ को मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया। ये 16 अन्य क्रिकेटरों में शामिल हो गए हैं जिन्हें इस वर्ष सम्मान दिया गया था। हरभजन सिंह की बात करें तो इन्होंने टेस्ट में भारत के तीसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में रिकॉर्ड बनाया, और अंतर्राष्ट्रीय बात करें तो इन्होंने 700 से अधिक विकेट लिए हैं। श्रीनाथ को देखें तो श्रीनाथ वर्तमान में आईसीसी एलीट पैनल मैच रेफरी हैं। ये 315 वनडे विकेट और 236 टेस्ट विकेट के साथ एक तेज गेंदबाज हैं। छठे प्रश्न पे चलते हैं। वैश्विक कंपनी एडिडास ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शंस हैं दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित। सही उत्तर है ए, दीपिका पादुकोण। वैश्विक कंपनी एडिडास ने कहा कि उसने वैश्विक स्तर पर महिला खेल संबंधी परिधान का प्रचार करने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दीपिका पादुकोण के बारे में बता दूं कि ये प्रकाश पादुकोण जो प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं उनकी पुत्री हैं और प्रसिद्ध अभिनेत्री भी हैं। एडिडास ने यह भी कहा कि दीपिका पादुकोण दुनिया भर में महिला एथलीटों और खिलाड़ियों की उस शक्तिशाली सूची में शामिल हो रही हैं जो महिलाओं के लिए खेल को लोकतांत्रिक बनाने और विविधता लाने पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को एवं पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं 5%, 3%, 4% और 2%। सही उत्तर है बी, 3%। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ता और पेंशनर को महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी करके 31% कर दिया गया है। महंगाई भत्ता कर्मचारियों के बेसिक सैलरी का एक निश्चित हिस्सा होता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 43 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं 20, 25, 40, 45। सही उत्तर है सी, 40। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 की 43 देशों की लिस्ट में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत की पेंशन प्रणाली 43 व्यवस्थाओं की रैंकिंग में 40वें स्थान पर है। वहीं पेंशन के मामले में पर्याप्त लाभ से जुड़े पर्याप्तता उप सूचकांक के मामले में, यानी कि एडिक्वेसी सब इंडेक्स के मामले में, ये सबसे निचले पायदान पे है। इसके अनुसार देश में सेवानिवृत्ति के बाद पर्याप्त आय सुनिश्चित करने को लेकर पेंशन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए रणनीतिक सुधारों की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सामाजिक सुरक्षा का दायरा मजबूत और पर्याप्त नहीं होने से कार्यबल को पेंशन की व्यवस्था को लेकर खुद बचत करनी होती है। चलते हैं 9वें प्रश्न पर। हाल ही में कौन सा देश लगातार भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ पाया है? ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, चीन, रूस। सही उत्तर है ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान लगातार तीसरे साल भी फाइनेंशियल टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ सका है।
पाकिस्तान की सभी कोशिशों के बाद भी ये FATF की ग्रे सूची से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इस मामले में उसे एक बार फिर से वैश्विक संस्था से झटका लगा है। FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे सूची में बरकरार रखा है और इतना ही नहीं, इसने तुर्की को भी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने में कमियों के लिए ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया है। 10वें प्रश्न को देखते हैं। भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर निम्नलिखित में से किस डायरेक्टर को नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं सलीम खान, राजकुमार हिरानी, कबीर खान, इम्तियाज़ अली। सही उत्तर है डी, इम्तियाज़ अली। देखिए एक बार फिर से प्रश्न को देखिए कि भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किस डायरेक्टर को नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है इम्तियाज़ अली। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। निर्माता निर्देशक इम्तियाज़ अली को भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इस महोत्सव के तहत 16 अक्टूबर से 27 नवंबर तक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भारतीय दर्शकों के लिए विभिन्न शैलियों की 10 मशहूर रूसी फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। अली ने यह भी कहा कि यह उत्सव भारत और रूस के बीच भविष्य में सिनेमाई सहयोग के लिए एक आधार के रूप में कार्य करेगा। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारी 10,000 प्रश्नों की GS की श्रृंखला चल रही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके 4 वीडियोज़ आ चुके हैं, 5वां भी बस आने वाला है। साथ ही साथ हम स्पेसिफिक टॉपिक्स पर भी आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं। ऐसे टॉपिक्स को हमने चुना है जिन पे प्रश्न आते ही आते हैं। जैसे हमने सैन्य अभ्यास बनाया, हम बजट और आर्थिक सर्वेक्षण पर भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए जल्दी ही लेके आएंगे। इसके अलावा BPSC से संबंधित बहुत सारे सेट हम लेके आने वाले हैं आपके लिए, बहुत जल्दी लेके आने वाले। सेट पे काम चल रहा है, तैयार हो रहा है और कई संस्थाओं से भी हम इन सेट्स को उपलब्ध कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियोज़ पर। चलिए आगे देखते हैं आगे के प्रश्नों को। हाल ही में किस राज्य की मौसमी गुफा में जियोरिसा मॉसमैंस नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की गई? ये इसके ऑप्शंस हैं मेघालय, तमिलनाडु, असम, पंजाब। सही उत्तर है ए, मेघालय। हाल ही में मेघालय की मौसमी गुफा में जियोरिसा मॉसमैंस नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की गई है। ये जियोरिसा तराई के उष्णकटिबंधीय जंगल के साथ साथ उच्च ऊंचाई वाले सदाबहार जंगलों या कैल्शियम से भरपूर चट्टानी सतहों पर मिट्टी या भूमिगत आवासों में पाया जाता है। मौसमी गुफा मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में चेरापूंजी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर मौसमी के एक छोटे से गांव में स्थित है। चलते हैं 12वें प्रश्न पर। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, गोवा, तमिलनाडु। सही उत्तर है सी, गोवा। देखिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI का 52वां संस्करण गोवा में आयोजित किया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण जो गोवा में आयोजित किया जाएगा, ये 20 से 28 नवंबर तक होगा। केंद्रीय सूचना मंत्री और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये बताया कि पहली बार IFFI ने महोत्सव में भाग लेने के लिए प्रमुख OTT प्लेटफॉर्म को भी आमंत्रित किया है। यानी ये ऐसा पहला फिल्म महोत्सव होने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसमें कि OTT को भी इनवाइट किया गया है कि वो भी इस महोत्सव में भाग ले। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे आज के प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। आपको फिर से याद दिला दूं कि हमारे प्रश्नों की श्रृंखलाएं चल रही हैं। महात्मा गांधी पर हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया था जिसमें बहुत सारे तथ्य हमने बताए थे। जल्दी ही उन तथ्यों को एक नोट्स के रूप में आपके सामने हम लाने वाले हैं। साथ ही हमारे जितने भी वीडियोज़ आप देखते हैं, अगर उन वीडियोज़ में से आपको किसी की भी या सभी की PDF चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ हम वीडियोज़ के PDF तो प्रोवाइड करते ही हैं, साथ ही साथ वहाँ पे आपके लिए बहुत सारे क्विज़ भी प्लान किए गए हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। और ये एक्टिविटी ऐसा नहीं कि हर वक्त चलती रहती है, एक निश्चित समय पे होती है एक्टिविटी, एक रूटीन बना हुआ है। इसके अलावा अगर आप मेंस एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हालांकि अभी तो PT ही होना है, BPSC का, UPPS का भी PT होने वाला है अभी, तो अगर आप मेंस एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भी आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छी तैयारी करने में मदद मिलेगी। ठीक है, इसके साथ ही वीडियो को ख़त्म करती हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।